किसी ने कुछ भी नहीं लिखा? हाँ, कल वाला लिख दिया तो फिर बोल रहे हैं वापस लिखवाओ। 158 तक, 158 तो आज से क्यों? फिर मुख्यमंत्री टॉपिक पूरा ही लो ना फिर तो। हाँ, पीडीएफ तो भेजी है। हाँ? नहीं, मुख्यमंत्री की पीडीएफ तो भेज दी, अब आप कह रहे हो मुख्यमंत्री का लिखवाना है, तो हेडिंग डालो ना मुख्यमंत्री। डाल दी तो फिर इसका लिखा वो, ये होता है राज्य का सेम है फिर वो तो। हाँ, अब यहां से लिखना शुरू करना है। ये होना था, ठीक है। अब उससे पहले ये बताओ कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े अधिकतम 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है? कौन सा अनुच्छेद? 164(4). तो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? 163(1). मंत्री राज्यपाल को क्या सलाह देते हैं क्या नहीं, इसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जाएगी या कहीं भी इसके लिए इसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद है? 163(3). बिना देके बोलना है। एमएलए जो होते हैं या फिर जो अपने जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? विधानमंडल करता है। और विधानमंडल जब तक नहीं करता तब तक किस अनुसूची के तहत उनको वेतन दिया जाना चाहिए था? कौन सी अनुसूची? अनुसूची 2। अनुसूची 2। 3 तो किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों की जो शपथ दे रखी है उसका शपथ का जो प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची में? 3री अनुसूची में। तो मंत्रियों की शपथ, मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलवाता है? 164(3). तो 164(2) क्या कहता है? 164(2) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कैसा शब्द यूज कर रखा है वहां पर? बोलो, उत्तरदायित्व कैसा है? सामूहिक है। कैसा है? सामूहिक है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के प्रति। तो मंत्री अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं? राज्यपाल के। तो 163 हो गया, 164 हो गया। संवैधानिक प्रावधानों में 3 अनुच्छेद बताए थे, 3 में से 2 अपन ने कल पूरे कर दिए। अब कौन सा है? तीसरा अनुच्छेद 167, 67। ये क्या कहता है? इसमें भी क्लॉज 1, 2 और 3 है। ये कहता है कि प्रशासन, ठीक है, प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को क्या करेगा? संसूचित करेगा। ये जो है 167 संबंधित है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आपसे यदि पूछ ले सीधा सीधा मुख्यमंत्री के कर्तव्य संविधान के कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं? कौन से में? 167 में। और कितने कर्तव्य संविधान में दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। पहला ये कि प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिए हैं
कि भाई विधान यानी कि विधि कौन सी बनाने वाले हैं, या फिर हमारा जो राज्य का प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो इससे जुड़े हुए सभी जो निर्णय हैं मंत्री परिषद के, क्यों, क्योंकि आखिरकार राज्य में जो बड़े फैसले या निर्णय लेने होते हैं वो कौन लेती है, मंत्री परिषद लेती है। क्योंकि कानून जो प्रारूप अपने पढ़ा था, कानून किस तरीके से बनता है, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो मंत्री होता है वो क्या करता है, मंत्री एक बिल बनाता है। क्या बनाता है, बिल बनाता है। और बिल कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, विधान सभा में जाता है। और विधानसभा से पारित होकर किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। और राज्यपाल इस पर क्या कर दे, साइन, तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये तरीका है एक विधि के कानून, मतलब बिल के एक क्या बनने का, कानून बनने का। तो यहीं पर है कि मंत्री जो बिल तैयार कर रहे हैं या फिर मंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं, मंत्री परिषद जो भी निर्णय ले रही है, वो निर्णय सारे के सारे राज्यपाल को सूचित करना, यानी कि उनको बताना। ये काम किसका है, किसका है, कर्तव्य किसके हैं, मुख्यमंत्री। और ये जो 167 है, इसी के तहत हम कह सकते हैं कि जो सीएम होता है, यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद तथा राज्यपाल के बीच किसका काम करता है, कड़ी का काम करता है, कड़ी का काम करता है। कड़ी मतलब उनको जोड़े रखने का, ठीक है। मंत्री परिषद ने क्या निर्णय लिया वो किसको बताना है, राज्यपाल को। सारे मंत्री दौड़ दौड़ के राज्यपाल को नहीं बताएंगे, राज्यपाल को बताने के लिए कौन जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा, क्योंकि कर्तव्य किसका है, मुख्यमंत्री का है। तो पहले में कोई दिक्कत, प्रशासन और विधान के प्रस्ताव जो भी है मंत्री परिषद से संबंधित, उनको संशोधित करना किसको, राज्यपाल को। ये कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। दूसरा, प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना, जिसे कौन मांगे, राज्यपाल मांगे तब। या तो खुद दे रहा है अपनी तरीके से, लेकिन कभी टाइम निकल जाए और खुद नहीं दे पाए, और या फिर हो ऐसा कि जैसे महीने में राज्यपाल को सूचित करना होता है, मुख्यमंत्री एक महीने में सूचित करता है किसको, राज्यपाल को। टाइम मान लो 1 महीने का है, लेकिन राज्यपाल को लगा मुझे 20 दिन में कोई रिपोर्ट मांगनी है, या फिर 20 दिन में मुझे विधान और प्रशासन से संबंधित जो भी जानकारी है वो मुझे मांगनी है, तो वो किससे मांगेगा, मुख्यमंत्री से मांगेगा। कौन, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये जानकारी देगा। क्यों, क्योंकि इसका ये क्या है, कर्तव्य है। तो दूसरा, पहला तो है खुद देगा, दूसरे में राज्यपाल जब मांगे तब, और तीसरा राज्यपाल ऐसी अपेक्षा करे, अपेक्षा मतलब ऐसी आशा करे सामने वाले से किससे, मुख्यमंत्री से अपेक्षा करे, तो किसी विषय को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना, जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया है किंतु मंत्री परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया। लाइन बहुत लंबी है लेकिन समझना बहुत सिंपल है। कैसे, जैसे ये जो है, ये मंत्री जी कौन है, ये कौन है, ये अपने शिक्षा मंत्री है। क्या है ये, शिक्षा मंत्री है। मंत्री परिषद में शामिल है कि नहीं है, है। और ये सीएम, और ये राज्यपाल। अब मान लो शिक्षा मंत्री ने कोई ऐसा एक डिसीजन ले लिया, डिसीजन क्या लिया उन्होंने कि मान लो स्कूलों के टाइम में परिवर्तन कर दिया, या फिर ऐसा कह दिया कि जो 12th तक किताबें फ्री दी जाती है, जो 12th तक किताबें पाठ्य पुस्तक जो फ्री दी जाती है वो आज से फ्री नहीं दी जाएगी, वो बच्चों को खुद को अपने पैसे से लानी पड़ेगी। अगर ये मान लो मंत्री जी डिसीजन ले ले तो निर्णय महत्वपूर्ण है कि नहीं है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल परिवार से होते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं, और वो इतना आर्थिक भार अपने ऊपर सहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि किताबें महंगी आती है। तो ऐसे में जो निर्णय पहले हुआ करता था फ्री किताब का, पाठ्य पुस्तक का, वो यदि ये कह दे कि पाठ्य पुस्तक अब फ्री नहीं दी जाएगी, कि निर्णय अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। अब ऐसे निर्णय के लिए राज्यपाल जी क्या कहेंगे कि साहब निर्णय तो महत्वपूर्ण है, तो किससे कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से, कि आपके जो मंत्री है उन्होंने जो एक निर्णय लिया है, उन्होंने जो एक
डिसीजन लिया है उसकी एक बार कहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, उसका आपके मंत्री परिषद में उस पर एक बार क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मंत्री परिषद में चर्चा होगी, इसका मतलब सारे मंत्री उस पर अपनी अपनी क्या देंगे, राय देंगे। उसके बाद हो सकता है इसमें क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, हो सकता है इसमें कुछ सुधार आ जाए, हो सकता है ये भी हो सकता है कि 8वीं तक फ्री रखें, 9वीं से 12वीं तक पैसे के हिसाब से कर दे, या फिर हो सकता है कि सारे के सारे मंत्री ये वो इनके विरोध आ जाए और कह दे कि नहीं साहब फ्री में ही दी जाएगी, पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो जरूर मंत्री परिषद में जब ये बात जाएगी तो इसमें कोई ना कोई संशोधन होगा, और वो संशोधन हमेशा राज्य के हित में होगा। तो ये कौन कहेंगे, राज्यपाल कहेंगे। किससे कहेंगे, मुख्यमंत्री से ही कह सकते हैं। मुख्यमंत्री से ही आग्रह कर सकते हैं कि साहब आपके जो मंत्री ने डिसीजन लिया है उसको कम से कम एक बार कहाँ रखवा दीजिए, मंत्री परिषद में अपने विचारार्थ रखवा दीजिए, ताकि वो भी उस पर क्या कर ले, एक बार विचार कर ले, चर्चा कर ले। जब चर्चा करेगी तो सीधी सी बात है राज्य के हित में ही कोई न कोई बात बाहर निकल कर आएगी, राज्य का उसमें अहित नहीं होगा। ये जो 3 क्लॉज है, अब समझने में कोई दिक्कत है, नहीं है? बोलो। पहला क्या कहता है, जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है प्रशासन और विधान से संबंधित, उन निर्णयों के बारे में मुख्यमंत्री किसको बताएगा, राज्यपाल को। दूसरा, विधान और प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी जब राज्यपाल मांगे तो राज्यपाल को क्या देगा, जानकारी देगा। तीसरा, मंत्री ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो महत्वपूर्ण है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से क्या कर सकता है, आग्रह कर सकता है कि आप उस निर्णय पर मंत्री परिषद में एक बार क्या करवाइए, चर्चा करवाइए। 3 है, दिक्कत है नहीं है ना? अब लिखोगे क्या इसमें, यही तो लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो? मैं बोलूंगा आप लिखोगे, प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित। हाँ लिखिए, फिर अब बोलो, बोलो, लिखना है। टाइम मेरा थोड़ी खराब होगा, मेरा टाइम तो खराब, देखो मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि यहां चीजें समझने के लिए है। मैं रोज आपके सामने आ रहा हूं भाई, कल जो चीज समझी नहीं समझ में आ रही है तो मैं बैठा हूं ना, बैठा हूं कि नहीं हूं? हूं तो पूछ सकते हो यहां पर कि सर कल पढ़ाई थी वो चीज हमें ये समझ में नहीं आई। अब इसी को चीज को दोहराऊं तो कम से कम 15 मिनट इसमें लग जाएंगे, जबकि इससे बढ़िया है खुद फुर्सत में कभी बैठे हो तो पीडीएफ निकाली, फटाक से लिख दिए, यही है। क्यों ये बना के क्यों लाता हूं, समझ में आया आपके? एक चीज ये है कि संविधान के जो प्रश्न आजकल बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड बन रहे हैं, मतलब भाषागत बन रहे हैं। भाषागत मतलब अब यहां ये जो 2 शब्द है ना, ये 2 शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सवाल बने नहीं है, लेकिन बनाने वाला यहां से भी सवाल बना सकता है। प्रशासन और विधान 2 शब्द दे रखे हैं, इनसे संबंधित जानकारी राज्यपाल मांग सकता है या फिर राज्यपाल को देनी पड़ती है। अब उसमें कार्यपालिका, विधान, प्रशासन, ठीक है, और भी 2-3 चीज़ें ऐड कर देगा, फिर बताएगा संविधान के तहत कौन सी चीज़ें मांगता है, किससे जुड़ी जानकारी मांगता है। बनाने वाले सवाल संविधान में खूब अटपटे लोग बैठे हैं, आप खुद देख लेना पीछे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2016-17 के बाद देखोगे तो पॉलिटिक्स सबसे टफ होती जा रही है। अब मैं यदि मान लो ये नहीं बना के लाऊं, ठीक है, और कुछ यूं लिखवा दूं, अब लिखवाऊं तो हो सकता है मानव हो, सीधी सी बात है, कुछ शब्दों में इधर उधर वो, क्योंकि कंपटीशन जैसा टफ होता जा रहा है ऐसे टफ अभी तक अपन हुए नहीं है, इतने भाषा में अभी तक घुसे नहीं है। लेकिन प्रश्नों का जो लेवल देख रहे हैं उस हिसाब से अपने आप में थोड़ा बदलाव तो अपने को लाना पड़ेगा। अब मान लो मेरे से भूल हो जाए और मैं प्रशासन की जगह कुछ और लिखवा दूं या फिर विधान लिखवा दूं या प्रशासन से मिलता जुलता शब्द लिखवा दूं, फिर आप कहोगे साहब आपने तो संविधान के तहत तो हुआ ही नहीं है, ये बात तो आपने संविधान के तहत तो बताई ही नहीं। तो समझने में चीज़ें ईजी होती है, जबकि देखते हैं तो वो चीज़ें लगती है संविधान के तहत जाओगे ना तो बहुत भारी चीज़ होती है। आप तो यकीन नहीं करोगे, कॉलेज लेक्चरर का पेपर आया पॉलिटिकल साइंस का 2021 का। अब वो सवाल पॉलिटिकल साइंस के संविधान के सवाल है। अब संविधान के सवाल है मतलब संविधान तो हर भर्ती में पूछता है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब उसमें आप एक सवाल मैं आपको लाकर कभी दिखाऊंगा इस बोर्ड पर, स्क्रीन पर, ठीक है। जब नीति निर्देशक तत्व अपन पढ़ेंगे ना, संविधान के जो विशेषताएं दे रखी है अपने सिलेबस में, उसमें नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ेंगे ना तब वो सवाल आपको दिखाऊंगा। उसमें आर्टिकल जो 37 है, 37 है, वो ये बताता है
कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए क्या है, वो है क्या एक तरीके से। नहीं, सिलेबस में नीति निर्देशक तत्व आपके स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं है कि नहीं है? तो संविधान की विशेषताओं अपन पढ़ते क्या है? भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। भारत का संविधान उदार का थैला है, मतलब दूसरे देशों से खूब सारे प्रावधान लिए हुए। भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत के संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान में राज्यों को नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य कल्याण के संबंधी कार्य करे, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अब केवल ये लाइन थोड़ी पढ़ेंगे अपन कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। अब कहाँ कहाँ किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया, वो भी पढ़ना पड़ेगा। सवाल है भले कितने, 5, लेकिन 5 करते ही क्या होगा, गड़ा भरेगा। अब आप 5 छोड़ने लग गए, पॉलिटी के तो 5 छोड़ दूं, राजस्थान पॉलिटी बोरिंग है 5 ये भी छोड़ दूं, कंप्यूटर पढ़ा नहीं जाएगा, कितने आते हैं कंप्यूटर के, वो भी छोड़ देता हूं। क्या है कंप्यूटर, 5 ही तो सवाल आते हैं, छोड़ देते हैं इसको भी। इंग्लिश अपन से पढ़ी नहीं जाएगी, कितने आते हैं, अरे 15 ही तो है, 15 तो छोड़ देते हैं। अब आपने कितना तो छोड़ दिया, बातों ही बातों में छोड़ दिया, और इतने में तो आपके हो गई गड़बड़। और जो आप छोड़ोगे वो बाहर वालों का क्या होगा, प्लस पॉइंट है, वो मजबूत है उनका। कंप्यूटर से वो डरते नहीं है, हर भर्ती के लिए वो भी पढ़ते हैं। इंग्लिश हर भर्ती के लिए वो पढ़ते हैं। यूपी बिहार वालों की हिंदी आपसे तो बेहतर ही है, मान के चलो, ठीक है। और वो एसएससी वगैरह में इतने कंपटीशन में समझते हैं कि उनकी मैथ और इंग्लिश बराबर बढ़िया होती है। अपन जैसे तो एसएससी में समझते नहीं, एसएससी के एग्जाम होते क्या है, समझते हो कभी कि एसएससी होती क्या है, एसएससी कौन से एग्जाम करवाती है? लेकिन कभी भर्ती का फॉर्म भरा, कौन सी भर्ती पढ़ा, क्या पढ़ा? तो गणित मजबूत होगी फिर आपकी, तो क्या पढ़ा है? पानी है बोतल में है? ये जो है यूपी बिहार वालों की ये हमेशा मजबूत होती है, और अपने जैसों की ये कमजोर होती है, क्योंकि गणित से तो हम हमेशा दूर भागते हैं। 10वीं तक पढ़ते हैं, फिर तो अपन आगे क्या लेंगे, आर्ट्स लेंगे, गणित ला रहे तो धूड़। केवल 2 पोर्शन है, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी। ये उनके कमजोर है, आपके औसत है। ऐसा नहीं है कि आप महारत हासिल किए हुए, हम पाबू जी पापा नौमी ध्यान है, अड़बू जी कोण तान की हैंग ध्यान है, थाने वहाँ ध्यान को नहीं है, सब आपको पता नहीं है। आप एवरेज हो और वो थोड़े कमजोर है इस मामले में, बाकी सब मामलों में वो आपसे आगे हैं। तो जनरल की सीट भली वो ले जाए, कम से कम ओबीसी की तो आप ही ले लेना, आपकी कैटेगरी की तो आप ही ले लेना, इतना तो दम रखो। बाहर वालों को जनरल में सीट मिलती है, कैटेगरी में नहीं मिलती है। अब थोड़ी सुकून भरी राहत मिली कि साहब मोरी कैटेगरी तो मोरे खा नहीं है, तो पता था तो लग जाओ फिर बढ़िया ढंग से। अब क्या लिखना है इसमें बोलो, तो फिर कल आऊंगा फिर बोलोगे सर लिखवाओ, तो वो तो रोज ही भेजते हैं। मेरी कोशिश आपके साथ हमेशा है, ठीक है। पॉलिटी में आपके नंबर कम नहीं होने दूंगा, भले ही आपको ये यदि नहीं समझ में आए ना, एक बार आप अपने हिसाब से नोट्स बना लो। तब तक मैं अपने नोट्स पे थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी अपने पीडीएफ फाइलें अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है, नोट्स। तो वो मैं जैसे तैसे करके आपको या तो टेलीग्राम पर या फिर मूल जी को कहूँगा तो प्रिंट आउट करवा के आपको एग्जाम से पहले कैसे भी हालत में आपको अगस्त तक, कोशिश मेरी रहेगी कि अगस्त तक आपको दिलवा दूँ। क्योंकि इस बीच थोड़ा मैं भी भाई हो सकता है मैं भी थोड़ा व्यस्त हो जाऊँ, क्योंकि अब जैसे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो डेट आ रही है इंटरव्यू की, तो हो सकता है मेरी आ जाए तो मैं भी थोड़ा लग जाऊँ उसमें, तो वापस यहाँ से थोड़ी छुट्टी लेनी पड़ जाए, हैं? हाँ, पब्लिक एड, लोक प्रशासन, बेचारा छोटा सा सब्जेक्ट। अब नहीं है इसमें कुछ लिखना। 167 की जो हेडिंग है वो ये है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, और इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य एक कड़ी है या फिर एक पुल का काम करता है। किसका काम करता है? पुल क्या करता है? पुल
ये दो पिलर होते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया? पुल बन गया। पुल मतलब दो मेहराब जो है वो इधर से व्यक्ति चढ़ेगा तो यहाँ सीधा उतरेगा, कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, बीच में कहीं उतरने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर यदि मुख्यमंत्री मान लो, सीएम, यहाँ पर भले ही गवर्नर मान लो, राज्यपाल मान लो, तो सीएम सूचना किसको देता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल यदि मांग ले सीएम से तो भी इसको सूचना देनी पड़ती है। किससे संबंधित? मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय लिए गए उनसे संबंधित। दिक्कत नहीं है। अब मुख्यमंत्री जो है वो कुछ ऐसे आयोग है या फिर निकाय हैं जिनके वो क्या होता है? अध्यक्ष होता है या फिर सदस्य होता है। क्या होता है? अध्यक्ष या फिर सदस्य होता है। तो राज्य आयोजना बोर्ड, इसका क्या होता है? सीएम अध्यक्ष होता है। राज्य में जो योजना आयोग होता है, पहले जो योजना आयोग हुआ करते थे उसी के तहत राज्यों में भी अलग अलग क्या बनाए गए? आयोजना बोर्ड बनाए गए, प्लानिंग बोर्ड बनाए गए। तो उन प्लानिंग बोर्ड का जो राज्य में होता है उस राज्य में अध्यक्ष कौन होगा? उसका मुख्यमंत्री होता है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। इंपोर्टेंट लगा दो इस पर, भले 3 स्टार लगा दो आप। यदि यहां से कोई एक सवाल उठाना चाहे और टप से टप उठाना चाहे तो कौन सा सवाल उठाएगा? पर्यटन वाला। क्योंकि नॉर्मली हम समझते हैं कि पर्यटन जैसे ही नाम आएगा क्या लेंगे हम? पर्यटन मंत्री। हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि राज्य पर्यटन सलाहकार समिति है तो सीधी सी बात है पर्यटन मंत्री तो होगा इसका अध्यक्ष, और कौन होगा? और ऑप्शन में वो कौन सा देगा? पर्यटन मंत्री पक्का देगा। सीएम भी देगा, राज्यपाल भी देगा, ठीक है। तो हमें वहां पर बिल्कुल भी झिझकना नहीं है और सीधे आंसर क्या लगाना है? क्या लगाना है? मुख्यमंत्री। पर्यटन सलाहकार समिति, ठीक है, कौन है? मुख्यमंत्री। राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। आर्थिक परिवर्तन मतलब हमें अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना है, मतलब तेजी लानी है, विकास करना है। तो ऐसे से संबंधित यदि कुछ भी प्लानिंग करनी हो, आगे बढ़ाना है राज्य को, तो वो सारे के सारे फैसले लेने के लिए उसकी एक क्या होती है? सलाहकार परिषद होती है, जिसका हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री खुद आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी कौन होगा? मुख्यमंत्री। इनके तो है अध्यक्ष। ये जो 3 है, इन तीनों के ये क्या होता है? सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। कौन सा? एक अंतर्राज्यीय परिषद। नीति आयोग की कार्यकारी परिषद का क्या होता है? सदस्य। नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था। नीति आयोग कब बनता है? 1 जनवरी 2015। किसकी जगह बना? योजना आयोग की जगह। योजना आयोग की जगह क्या बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। उसी की कार्यकारी परिषद का भी क्या होता है? ये सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बोला जाता है एनडीसी। क्या बोला जाता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका भी क्या होता है? सदस्य होता है। ये भी योजना आयोग की एक मतलब जोड़ी समझो। उस समय ऐसा हुआ करता था कि योजना आयोग जो भी प्लानिंग बनाता था उसको स्वीकृत करने का काम कौन करती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते थे? सदस्य होते थे। तो वो जब पारित करेंगे, पास करेंगे, तभी जाके वो देश में क्या होती थी? लागू होती थी। प्लानिंग कमीशन जो हुआ करते थे वो 5-5 साल की पहले बनती थी कि नहीं बनती थी? 5 वर्षीय योजनाएं, वो योजना आयोग बनाया करता था और उनको स्वीकृति देता था, यानी पारित करने का काम करता था कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये है कुछ आयोग और कुछ बोर्ड जिनके अध्यक्ष होते हैं कौन? मुख्यमंत्री होते हैं। आयोजना बोर्ड दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर्यटन वाला खास तौर से याद रख लेना, भले आयोजना बोर्ड नहीं रहे, आर्थिक परिवर्तन नहीं रहे, सलाहकार नहीं रहे, लेकिन याद कौन सा रहना चाहिए? पर्यटन सलाहकार समिति। कौन है? सीएम है। अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग की कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सब के वो क्या होता है? सदस्य होता है। अब जो मंत्री है उन मंत्रियों के प्रकार, मंत्री होते कितने प्रकार के, या फिर आपसे पूछ ले कि मंत्रियों के जो स्तर है, स्तर का मतलब सबसे टॉप का मंत्री कौन होता है, उसके नीचे मंत्री कौन होता है, उसके भी नीचे कौन मंत्री होता है, तो ये है उनका स्तर या फिर उनके प्रकार। सबसे ऊपर टॉप पर यदि यूं देखें, सबसे ऊपर कौन होता है?
मंत्रियों में कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री सबसे खास दर्जे के मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री के खास विश्वास पात्र लोग इसमें शामिल होते हैं। ऐसा थोड़ी एक विश्वास मुख्यमंत्री को है ही नहीं और उठा के बना दिया कैबिनेट मंत्री, नहीं। हाँ, अगर सेंटर से उनकी पार्टी का कोई मजबूत आदमी है, वो कह दे साहब आपको तो इनको मंत्री बनाना पड़ेगा, तो फिर मंत्री क्या मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो कैबिनेट मंत्री सबसे अव्वल दर्जे के मंत्री होते हैं, राज्य में कहो चाहे फिर सेंटर में कहो। इनके नीचे होते हैं राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री दो तरीके के होते हैं। राज्य मंत्री दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मतलब एक तो होते हैं स्वतंत्र प्रभार के और एक होते हैं केवल राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में जो इनमें भी जो ऊपर होगा वो होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैसा प्रभार? स्वतंत्र प्रभार। और यहां होंगे केवल राज्य मंत्री। अब ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। मतलब जैसे मान लो अब कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? अपने आप में बड़े होते हैं। अब बड़े होते हैं तो हो सकता है उनको कहीं भी जाना आना पड़ सकता है, बाहर चले गए। अब उसी विभाग से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना है तो मीटिंग करनी है, तो साहब करेगा कौन? कोई तो होना चाहिए वहां पर। तो कौन होगा वहां पर? ये राज्य मंत्री वो डिसीजन लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिन पर कैबिनेट मंत्री तो नहीं होते हैं, लेकिन वो विभाग अपने आप में थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन पर जो राज्य मंत्री बनाए जाते हैं वो कौन से बनाए जाते हैं? स्वतंत्र प्रभार वाले बनाए जाते हैं। मतलब इनके ऊपर अब कोई नहीं होता है। इनके ऊपर कौन होगा? कैबिनेट मंत्री होगा। इनके ऊपर कोई नहीं होगा, सीधा मुख्यमंत्री है। फिर उसके बाद उप मंत्री, ठीक है, और एक संसदीय सचिव। यहां तक तो है जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन संसदीय सचिव की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा। राजस्थान में जो है ये जैसे उप मंत्री है, उप मंत्री का पद है वो मोहनलाल सुखाड़िया लेकर आए थे कि अब ये तो चलो मंत्री हो गए पूरे, अब के एक आध को कोई उप मंत्री भी बना देते हैं। फिर के किसी को और बनाना है राजी करने के लिए, क्या बना दे? अब मंत्री वाला काम तो पूरा हो गया, अब क्या बना ले इनको? संसदीय सचिव बना लेते हैं। तो फैक्ट यही है कि संसदीय सचिव की आपसे पूछे कि नियुक्ति कौन करता है तो मुख्यमंत्री करता है, और संसदीय सचिव अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, ये इनका क्या है? लेवल है, इनका स्तर है। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्रियों में भी कौन? स्वतंत्र प्रभार के, और फिर राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन या फिर सहायक, फिर उप मंत्री और फिर संसदीय सचिव। इनकी संख्या मैंने कल बता दी थी, निर्धारित होनी चाहिए कितनी? अधिकतम कितनी होती है इन सब की? मिला के 15% होती है। किसकी? विधानसभा की। उसी राज्य की या पड़ोसी की? उसी राज्य की विधानसभा की 15% संख्या होती है मंत्रिपरिषद में। मुख्यमंत्री सहित या रहित? सहित। 29 प्लस 1। अब कौन दे भी दिए जाते हैं इनके अधीन, और कई बार इनको खुला ऐसे ही कोई एक आध विभाग दे दिया जाता है। ज़्यादातर ये पद दिए नहीं जाते हैं, बस किसी को राजी करना होता है तो ये दे दिए जाते हैं। बाकी यहाँ तक काम अपना पूरा हो जाता है, क्योंकि बनाने आखिरकार कितने हैं? 30 ही तो बनाने हैं। किनकी? इनकी तो यहाँ तक तो राज्यपाल ही है, यहाँ तक तो राज्यपाल ही है। संसदीय सचिव की कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है।
अब यही समझ लो भले ये जो है ये वाला हिस्सा यूं मान लो, भले ये जो टोटल है ये हिस्सा ये होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्री मंडल। और पूरा का पूरा ये क्या होता है? मंत्री परिषद होता है। तो मंत्री परिषद आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। किसकी तुलना में? मंत्रिमंडल की तुलना में। मंत्रिमंडल जो शब्द है वो संविधान में केवल कितनी बार आया है? संविधान में केवल एक बार। कितने बार? एक बार। कौन सा शब्द? मंत्रिमंडल। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 को। अनुच्छेद कौन सा? 352। यहां पर केवल एक बार इस शब्द का उल्लेख हुआ है पूरे संविधान में। मूल संविधान में पूछे तो मंत्रिमंडल शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तब जाके इस शब्द को जोड़ा गया 352 के तहत। 352 किससे संबंधित है? मंत्रिमंडल से संबंधित नहीं है। 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपात से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से। पढ़ा नहीं 2 दिन पहले 356 किससे संबंधित था? राज्यों में राष्ट्रपति। तो 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से, मतलब पूरे भारत में या फिर भारत के किसी हिस्से में आपातकाल लगाना है। आपातकाल कैसे? यदि मान लो किसी ने आक्रमण कर लिया, बाह्य आक्रमण हो गया, दूसरे देश ने किसी भारत पर क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया, या फिर जो सशस्त्र विद्रोह है भारत के भीतर ही हथियार लेके कोई लोग मतलब लड़ाई दंगे पे उतर आए या विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति से कहा गया है कि आप भारत के किसी हिस्से में या फिर पूरे के पूरे भारत में आप राष्ट्रीय आपात लगा सकते हो। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रीय आपात राज्य विशेष नहीं होता है। राष्ट्रीय आपात में राज्य का या तो कोई हिस्सा भी हो सकता है या फिर पूरा भारत भी हो सकता है। लेकिन पूरा राज्य जब होता है और वो वहाँ की जो संवैधानिक तंत्र है वो यदि किसी कारण से विफल चल रहा है और उस कारण से राज्यपाल के द्वारा यदि पत्र लिखा जाता है राष्ट्रपति को, तो ऐसे में जो शासन लगाया जाता है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसा कि मणिपुर में कारण क्या था? मणिपुर में कारण यही था, आर्टिकल 174 क्या कहता है? यही कहता है कि 2 जो सत्र होंगे विधानसभा के उनमें अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? अधिकतम गैप कितना हो सकता है? कितना? 6 महीने का। और 6 महीने उस समय पूरे होने ही वाले थे। उससे पहले मुख्यमंत्री ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और राज्यपाल को लग गया अब साहब ये तंत्र क्या हो रहा है? विफल हो रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन। वो राष्ट्रपति शासन है। और मैं बात कर रहा हूँ किसकी? राष्ट्रीय आपात की। क्योंकि इससे पहले 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया था? आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा दिया था। और राष्ट्रीय आपात जब लगाया तो मंत्रिमंडल से किसी प्रकार का कोई डिस्कशन यानी खास मंत्रियों से भी कोई डिस्कशन हुआ नहीं था। तो फिर जनता पार्टी की जो सरकार आई तो उसने 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में कहा कि भाई कम से कम इतने महत्वपूर्ण फैसले आप ले रहे हो तो आपका एक बार डिस्कशन बनता है किससे? मंत्रिमंडल से। यानी कि जो भी खास मंत्री कम से कम उनसे एक बार तो आप चर्चा करो कि भाई हमें आपातकाल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर काम करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। अब प्रधानमंत्री अकेले ही राष्ट्रपति से कह दे और राष्ट्रपति आपातकाल लगा दे, ये तो गड़बड़ी है। इससे बढ़िया है उन्होंने सब दे दिया। कौन सा? मंत्रिमंडल के एक बार आपका डिस्कशन कम से कम मंत्रिमंडल से होना चाहिए। तो मंत्रिमंडल संविधान में केवल एक ही जगह पर दिया गया है, अनुच्छेद 352 में। संविधान संशोधन कौन सा? 44वां। आकार में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री सभी मंत्रिपरिषद के में भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते। लाइन समझ में आई? मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे के सारे
मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, सही होगी या गलत? बोलो, क्यों? बड़ा कौन है? मंत्रिपरिषद बड़ा है। और यूं कहूं कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं, तो सही है। अगला जो है, कैबिनेट के दो प्रकार है। कैबिनेट के दो प्रकार है, जनरली हम सुनते हैं, एक होता है शैडो कैबिनेट और एक होता है किचन कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, शैडो का मतलब क्या होता है? छाया होता है, और छाया खुद की होती है, परछाई खुद की होती है। जैसे मैं हूं तो मेरी क्या होगी? छाया, वो मेरे जैसी ही गतिविधि करेगी। मैं हाथ ऊपर करूंगा तो छाया का भी हाथ क्या होगा? ऊपर होगा। पैर यूं करूंगा तो छाया का भी पैर फैलाएगी वो भी। तो ये छाया मतलब शैडो कैबिनेट जो होती है, वो वास्तव में जो कैबिनेट होती है राज्य की, उसके जैसा का जैसा काम करने के लिए या फिर उस पर नियंत्रण रखने के लिए इसका गठन कौन करता है? विपक्ष करता है। कौन करता है? किसके द्वारा गठित होती है? विपक्ष द्वारा। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने के लिए, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने हेतु गठन किया जाता है। मतलब करते क्या है वो? जैसे जितने भी उनके सदस्य हैं, अब जैसे मान लो दो पार्टी की सरकार है, ए और बी। ए की बन गई सरकार, क्या बन गई? तो बी जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो कहां बैठेगी? कहां बैठेगी? विपक्ष में बैठेगी। अब विपक्ष चुपचाप थोड़ी बैठता है, विपक्ष क्या करता है? हमेशा सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सरकार जो भी नीति लाती है या फिर जो भी कानून बनाने की कोशिश करती है, विपक्ष उसमें कुछ न कुछ अड़ंगे डालने की या फिर कुछ न कुछ संशोधन करवाने की कोशिश में रहता है। तो होगा कब? जैसे मान लो कि इनका पर्यावरण मंत्री कोई एक कानून लेकर आ रहा है या फिर कोई बिल लेकर आ रहा है, तो फिर इनमें भी एक ये अपना क्या बनाते हैं, विपक्ष वाले भी पर्यावरण मंत्री बनाते हैं कि भाई ये अपना पर्यावरण मंत्री है, तो तेरा काम क्या है कि जो राज्य में पर्यावरण मंत्री है उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। वो जो भी काम करे उसकी तहकीकात तुझे करनी है कि भाई ये कानून सही है या नहीं है, इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो वो सारे काम विपक्ष की तरफ से भी होते हैं। तो विपक्ष इसके लिए क्या बनाता है फिर? शैडो कैबिनेट। ये कैबिनेट का दर्जा इनको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कैबिनेट के जैसी की जैसी विपक्ष के द्वारा एक इकाई बनाई जाती है जिसको बोला जाता है शैडो कैबिनेट बोला जाता है। तो शैडो कैबिनेट का गठन कौन करता है? विपक्ष करता है। उसके बाद एक आती है किचन कैबिनेट। कौन सी कैबिनेट? किचन कैबिनेट। किचन का मतलब रसोई। किचन का मतलब क्या होता है? रसोई। तो घर के जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं आमतौर पर कहाँ लिए जाते हैं? रसोई। मतलब खाना खाते वक्त आपस में घर वाले जो डिस्कशन करते हैं, जैसे अभी जो शादी का सीजन चल रहा है तो घर वाले बैठे होंगे, बात कर रहे हैं कि भाई अपने जो है, जैसे लड़का है लड़की है, उसकी शादी अभी 2 महीने बाद करवाएं तो ठीक रहे, या फिर आने वाली सर्दियों में करवाएं तो ठीक रहे, या 2026 तक इंतजार करें, क्या पता चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन हो जाए उसके बाद करवाएं तो ठीक रहे। ये डिस्कशन घर में खाना खाते खाते मम्मी पापा और बड़े जो भाई बहन या भाभी वगैरह होते हैं वो सारे पास में बैठे बैठे वो डिसीजन लेते। तो खास होते हैं। ऐसा इसमें थोड़ी होता है कि पूरे के पूरे मोहल्ले को बुलाया जाता है कि साहब आओ हमारे लड़के का क्या करवाना है, शादी की तारीख तय करनी है, इसलिए आप सारे के सारे आ जाओ ताकि हम मिलके एक तारीख क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो उनको थोड़ी बुलाते हैं, नहीं बुलाते ना, अपने घर वाले सदस्य ही होते हैं, 2-4 जने जो भी होते हैं खास खास। तो यहां पर भी किचन कैबिनेट में कौन होगा? मुख्यमंत्री व उसके खास विश्वास पात्र मंत्री, ये होते हैं किचन कैबिनेट में। जब भी राज्य सरकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो फिर कौन लेती है? वो किचन कैबिनेट लेती है। मतलब हर एक मंत्री को बुला के फिर वो डिस्कशन नहीं करते हैं, वो फिर 4-5 जने मंत्री होते हैं खास खास, वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक डिसीजन ले लेते हैं। तो कभी कभी सुनते नहीं है कि मंत्रिमंडल की क्या हो रही है? बैठक हो रही है। कैबिनेट की क्या हो रही है? बैठक। क्योंकि मंत्री परिषद की बैठक तो
परिषद में तो खूब सारे मेंबर आ गए, फिर उनकी बैठक तो एक तारीख तय करने में टाइम लगता है, लेकिन मंत्रिमंडल की कभी भी वो 3 से 8 जने 5 जने जो होते हैं वो बैठक बुला के निर्णय ले सकते हैं। तो मंत्रिमंडल की ज़्यादातर बैठकें होती है, मंत्रिपरिषद की बैठकें कम होती है मंत्रिमंडल की तुलना में। मंत्रिमंडल का भी एक छोटा सा रूप होता है, कौन? किचन कैबिनेट। मंत्रिमंडल में तो बता दिया भाई कुछ खास राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले वो भी आ जाएंगे और कैबिनेट मंत्री सारे आ जाएंगे, किसमें? मंत्रिमंडल में। लेकिन किचन कैबिनेट में उनमें से भी कोई खास और विशेष या विश्वास पात्र लोग होंगे, वो किचन कैबिनेट में क्या होंगे? शामिल। और सरकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कौन लेती है? महत्वपूर्ण फैसले लेने का कार्य करते हैं। तो दो तरीके की शैडो कैबिनेट और किचन। ये कोई शब्द संविधान में नहीं दिए हुए हैं, ये संविधान में शब्द नहीं दिए गए, ये ऐसे ही जनरली जो अखबार वगैरह में या फिर कोई पत्रिका वगैरह में आ जाते हैं और कह दिया जाता है कि हाँ साहब शैडो कैबिनेट गठित किए, किसने? विपक्ष ने। तो आ गया शब्द के शैडो कैबिनेट होती क्या है और गठन कौन करता है? तो कौन करता है? विपक्ष करता है। और होती क्या है कि जो वास्तव में कैबिनेट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए विपक्ष द्वारा जो इकाई गठित की जाती है उसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट बोलते हैं। किचन कैबिनेट क्या होती है? ये भी कोई संवैधानिक टर्म नहीं है, संवैधानिक शब्दावली नहीं है, लेकिन जनरली शब्द प्रचलन में खूब बार आता है किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट हमने समझ ली क्या होती है? मुख्यमंत्री और उसके में भी खास विश्वास पात्र जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? किचन कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। अब इनमें कुछ लिखना था, बोलो। बोतल दो एक मैंने, क्या बोलो तो मोही जो गड़ो तो मारी झुके बेटा, थोड़ा गर्मी भी तेज है। दिक्कत आई? नहीं आई? दिक्कत है तो एक ही है सर, क्या? लिखने की। अब जो हो जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनसे खास संबंधित जो तथ्य है जहाँ से सवाल बनते हैं, जहाँ से क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं, वो पढ़ेंगे अभी। आगे सारे के सारे मुख्यमंत्री आएंगे, टेंशन मत लेना। सारे के सारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी तक के जितने भी उनसे संबंधित फैक्ट है वो सारे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले जो सिंपल सवाल बनते होते हैं, ठीक है, वो जैसे पूछ लिया कि प्रथम मनोनीत कौन है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो उनमें दो तरीके के मुख्यमंत्री आएंगे। कुछ आएंगे मनोनीत और कुछ आएंगे निर्वाचित। निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं होता है, लेकिन एक निर्वाचित सरकार का वो क्या होता है? मुखिया होता है, इसलिए उसको बोलते हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री। मतलब हमने वोट दिया है, कोई पार्टी जीती है, उस पार्टी ने अपना एक क्या बनाया है? नेता बनाया है, और वो नेता हमारा क्या बनाया है? मुख्यमंत्री। तो वो होता है निर्वाचित मुख्यमंत्री, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्वाचित मुख्यमंत्री बोलते हैं। बाकी मुख्यमंत्री की तो क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो प्रथम जो मनोनीत है, मनोनीत 3 हुए टोटल। कितने? 3 हुए। 3 में जो प्रथम है वो कौन है? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का एकीकरण पढ़ा ना? पढ़ लिया? नाम आया था कहीं? कहाँ आया था? कहाँ आया था? मत्स्य संघ के नहीं थे। ये जो प्रधानमंत्री या फिर जो मुख्यमंत्री शब्द था उस समय पहले, संविधान जब लागू नहीं हुआ तो उससे पहले शब्द आया करता था प्रधानमंत्री। क्या शब्द आता था? पी लिया, यहाँ रख लो। उससे पहले क्या शब्द आता था? प्रधानमंत्री शब्द आता था। तो जितने भी एकीकरण के चरण होते गए प्रधानमंत्री बनते गए थे। तो उनमें ये तो नाम कहीं आया था कि नहीं आया? कौन से चरण में आया था? पक्का?
चौथे चरण में इनका नाम आया था हीरालाल शास्त्री का। तो ये प्रथम मनोनीत भी पूछे तो भी कौन है? हीरालाल शास्त्री। और यदि सीधा सीधा पूछ ले प्रथम मुख्यमंत्री कि भाई राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो हीरालाल शास्त्री है। प्रथम मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। मनोनीत टोटल कितने? 3। अब प्रथम निर्वाचित यानी ऐसे जो कब बने? वोट के बाद, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद एक सरकार बनती है और उस सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको हम बोलते हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री। क्या बोलते हैं? निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो उनमें जो प्रथम आएंगे वो आएंगे टीकाराम पालीवाल। है क्या कोई? तो ऐसे क्यों? मुझे लगा कोई होगा टीकाराम। आज के समय में कौन नाम रखता है? रखता है कोई? प्रथम मनोनीत या प्रथम पूछे तो हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित पूछे तो टीकाराम पालीवाल। मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों में संयुक्त कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी था और निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री भी था, तो वो कौन? जय नारायण व्यास। एकमात्र ये, एकमात्र का मतलब एक ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो मनोनीत में भी शामिल है और निर्वाचित में भी शामिल है, तो वो है जय नारायण व्यास। फिर प्रथम गैर निवासी। प्रथम गैर निवासी मतलब जिनका संबंध राजस्थान से नहीं था। जिनका संबंध किससे नहीं था? राजस्थान से नहीं था, तो वो है CS वेंकटाचारी या दोनों में से कोई भी शब्द लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, वेंकटाचारी या वेंकटाचार्य। CS वेंकटाचार्य। ये कहाँ के थे? मैसूर के थे। कहाँ के? मैसूर के थे। और ये थे एक ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस, जिसको हम IS बोलते हैं आज के टाइम में। पहले क्या बोला जाता था? ICS बोला जाता था। ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था। और उसी के एक पदाधिकारी क्या बन गए? राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गए। ये राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री है। ये राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री है। गैर कांग्रेसी, पहली सरकार गैर कांग्रेसी 1977 में बनी, केंद्र में भी और राज्य में भी। भैरू सिंह शेखावत। प्रथम गैर कांग्रेसी यानी जब ये मुख्यमंत्री बने इनका संबंध कांग्रेस से नहीं था। ऐसे कौन हो जाएंगे? जैसे केंद्र में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। क्योंकि वे जब प्रधानमंत्री बने उनका संबंध उस समय कांग्रेस से नहीं था। प्रथम अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम या फिर हिंदू धर्म के अलावा जो भी कोई अन्य धर्म का है उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक यहां कौन हो गया? बरकतुल्ला खान। कहां के? जोधपुर के। जोधपुर में इनके नाम पर क्या बना हुआ है? स्टेडियम भी बना हुआ है। फिर
प्रथम दलित यानी कि अनुसूचित जाति का। अटके क्यों? पहाड़ों में कौन रहता है? मतलब यूं मान लेते जैसे अनुसूचित जो पिछड़े लोग होते हैं, वो एक तरीके से याद करने के लिए बता रहा हूं, बाकी पिछड़े लोग ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पहाड़ों में ही रहते हैं, याद करने के लिए बता रहा हूं कि कभी भूलो नहीं, ठीक है। इसलिए अनुसूचित यानी कि जो पिछड़े होते हैं वो कहां रहते हैं? तो यहां कौन हो जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया। और लास्ट जो है उससे भली भांति आप परिचित हो, एक ही तो है, और अकेले को तो हर कोई याद रखता है, तो अकेली हो जाएगी ये वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाएंगे याद ये सारे। प्रथम मनोनीत पूछे या फिर प्रथम पूछे कौन है? हीरालाल शास्त्री है। प्रथम निर्वाचित पूछे तो टीकाराम, मनोनीत और निर्वाचित दोनों पूछे तो जयनारायण व्यास। प्रथम गैर निवासी CS वेंकट सारी। एक और आएंगे गैर निवासी जिनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ, शिव शरण माथुर। आगे एक और आएंगे, ठीक है। तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी, अरे प्रथम गैर निवासी कौन हुए? CS वेंकट सारी। कहाँ के थे? मैसूर के। प्रथम गैर कांग्रेसी यानी कि 1977 तक कांग्रेस की सरकार चलती है। 77 में जैसे ही सरकार चेंज हुई, जनता पार्टी की बनी, कौन बन गया? भैरव सिंह शेखावत। इसलिए इनको बोला जाता है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के। कौन है? प्रथम अल्पसंख्यक बरकतुल्ला खां 1971 में बने, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया के बाद। प्रथम दलित यानी कि अनुसूचित जाति के जगन्नाथ पहाड़िया। और प्रथम महिला वसुंधरा राजे सिंधिया। मनोनीत मतलब केंद्र द्वारा मनोनीत किया गया है इनको, क्योंकि उस समय तक इलेक्शन हुए नहीं थे। जैसे हम पढ़ते हैं ना हीरालाल शास्त्री के बारे में, जो चौथा चरण हुआ 30 मार्च 1949 को हुआ था ना, उस चरण में इनको क्या बना दिया गया था भाई? केंद्र ही तो उस समय चला रहा था। जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो राजस्थान का क्या किए जा रहे थे? एकीकरण किए जा रहे थे। तो उस समय एक पद दे दिया था उन्होंने प्रधानमंत्री का, तो उसी के तहत ये फिर कंटिन्यू रहे आगे प्रधानमंत्री। कब? जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु नहीं हुई। तो शुरुआत हम इसी से कर रहे हैं। ये जो है हीरालाल शास्त्री, इन्हीं से अपन क्या कर रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की शुरुआत कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब तक हमने पढ़ लिया 163, 64, 67, शैडो कैबिनेट, किशन कैबिनेट, और ये जो फैक्ट है सीधे सीधे प्रथम वाले, वो सारे फैक्ट हो गए। याद है सारे? पहले मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। तारीख देख लेना। तारीख जो है चौथा चरण है वो 30 मार्च 1949 को हुआ, लेकिन गूगल पे तारीख कौन सी मिल रही है? 7 अप्रैल मिल रही है। कहीं पर नोट्स वगैरह देखे या फिर कोई किताब देखी तो भी तारीख कौन सी लिखी हुई है? 7 अप्रैल है। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण, और उसमें पढ़ते हैं 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, बनाया गया। तो तारीख वहाँ पर 30 मार्च आती है। और उसका जो उद्घाटन है वो कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और पटेल की इन पर क्या रहती है? बड़ी कृपा रहती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी कृपा इन पर रहती है, और इनको बनाया जाता है राजस्थान का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, दोनों पूछे तो कौन है? हीरालाल शास्त्री है। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। अभी फैक्ट पढ़ा पीछे। तारीख कौन सी है? 7 अप्रैल 1949 से लगाकर 5 जनवरी 1951 तक।
हीरालाल शास्त्री है वो राजस्थान के क्या रहते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री, और उसके बाद बन जाते हैं प्रथम मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि बीच में एक तारीख आती है 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को क्या लागू होता है, संविधान लागू होता है। और संविधान में शब्द कौन सा है राज्यों के लिए, कौन सा है, मुख्यमंत्री। तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं रहते, क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 30 मार्च 1949 को इन्होंने राजस्थान में कौन सी व्यवस्था लागू की थी, संभागीय व्यवस्था की क्या की थी उन्होंने, शुरुआत की थी। संभागीय व्यवस्था के संबंध में लागू, फिर खत्म, फिर वापस लागू। ये पढ़ लिया होगा शायद आपने, पढ़ लिया ना। यहाँ पर हीरालाल शास्त्री, फिर सुखाड़िया, और फिर हरिदेव जोशी। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले राजस्थान में सबसे पहले कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। अब इस समय ये जो हीरालाल शास्त्री है, इस समय जो राज प्रमुख है, जो राजस्थान के राज प्रमुख है, वो कौन होंगे, राज प्रमुख एक अपने राजस्थान के पहले कौन थे, सवाई मानसिंह द्वितीय। ये क्या थे, राज प्रमुख थे। ये भी कहां से, जयपुर से, ठीक है, कहां से, जयपुर से। और ये भी कहां से, जयपुर में एक जगह पड़ती है जोबनेर, कौन सी, जोबनेर, वहां से हैं ये भी। प्रजामंडल में बड़े सक्रिय थे, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कृपा थी तो राजस्थान का क्या बना लिया गया इनको, सीएम, या उस समय का जो पद है वो प्रधानमंत्री, ये बना लिया गया उनको। लेकिन इनके दो एंटी जो कि इनको प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बने नहीं देखना चाहते थे, उनमें सबसे पहले जय नारायण व्यास एंड माणिक्यलाल वर्मा, ये दोनों चाहते थे, मतलब यूं समझो कि ये दोनों नहीं चाहते थे कि ये क्या बने, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो इन्होंने क्या किया, जब आपके हित एक जैसे होते हैं, आपका स्वार्थ एक जैसा होता है, तो फिर आप में ट्यूनिंग भी बढ़िया बैठती है। ट्यूनिंग बढ़िया बैठती है मतलब जैसे मेरे जैसे के जैसे विचार इनके हैं, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे दोस्त थे, किसको लेकर, केवल इस मुद्दे को लेकर कि साहब हीरालाल शास्त्री को नहीं बनने देना है क्या, मुख्यमंत्री। लेकिन एकीकरण से संबंधित सारे काम देख रहे कौन, सरदार, क्या हुआ, हाँ, स्टोरी पूरी करें या फैक्ट पहले ये पूरा करूं। तो जो दो नॉमिनेशन भरे उन्होंने जोधपुर और जालोर से। अब रिजल्ट आए मार्च 1952 में रिजल्ट आए, तो सीधी सी बात है, जयनारायण व्यास जी ने देखा कि अपने वाले तो अपन, जोधपुर तो गया अपने हाथ से। वहाँ तो कौन जीत गए, महाराजा हणवंत सिंह जीत गए। फिर पता किया कि साहब जालोर के हालात क्या है, वहाँ जीते हैं कि नहीं जीते हैं। तो वहाँ पर भी पता चला कि राम राज्य परिषद जो है उसके सदस्य यानी हणवंत सिंह ने जिनको वहाँ पर भी खड़ा किया था, माधो सिंह, वो भी जीत गए। अपन तो वहाँ भी हार गए। दोनों सीटों से व्यास जी क्या हो गए, हार गए। अब व्यास जी जब हारे तो ऐसे हालात में देखा जाने लगा कि ये तो विधायक तो अपन इतने ही बैठे हैं। विधायक आए टोटल 160 में से 82, कांग्रेस के हाथ में कितने विधायक आए, 82। अब चाहते तो अनुच्छेद 167 4 के तहत व्यास जी को 6 महीने के लिए क्या बना सकते थे, मुख्यमंत्री। लेकिन या तो दो कारण रहे होंगे, या तो उनको इस अनुच्छेद का क्या नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। बड़ा कारण तो यही है कि साहब या तो नया नया संविधान था, ध्यान नहीं रहा होगा, या फिर ये कारण हो सकता है कम सांसद इसके हैं
कि भाई उन्होंने सोचा होगा कि 82 सीटें आई है, नए नए चुनाव हुए हैं, और ऐसे में यदि अपन ऐसे आदमी को खड़ा कर लें जिसने चुनाव जीता ही नहीं है, तो फिर मैसेज क्या जाएगा जनता में कि कांग्रेस पार्टी तो क्या कर रही है, अपनी मनमानियां कर रही है। अगर सीटें ज़्यादा आई होती 100 से ऊपर तो थोड़ी बहुत मनमानी जस्ती भी सही, लेकिन सीटें तो आई है बिल्कुल किनारे पर। मतलब चाहिए थी 81, आई 82, एक सीट ही ऊपर आई, क्योंकि 160 सीटें थी पहले आम चुनाव में, और 160 का आधा कितना 80, और एक जोड़ो तो 81। चाहिए थी बहुमत के लिए 81, आई 82, और ऐसे में यदि अपन मनमानी करने लग गए तो फिर हो सकता है कांग्रेस के अच्छे दिन आगे जारी नहीं रहे। तो दो कारण हो सकते हैं कि भाई व्यास जी को क्यों नहीं उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। मुझे तो बढ़िया कारण ये लग रहा है कि उनको हो सकता है इस अनुच्छेद का पता नहीं होगा। 395 में बड़ा बड़ा एक अनुच्छेद लिख दिया होता पूरा इस पर, तो खैर कोई पढ़ भी लेता, नहीं तो अंदर ठूंस के एक डाल दिया कि 6 महीने के। एक तो सीधी से लैंग्वेज भी समझ में आए नहीं, और आई उसके बाद तो भैरू सिंह जी तैयार थे, है कि नहीं। जैसे ही लैंग्वेज समझ में आई भैरू सिंह जी तैयार हो गए कि साहब हम भी तो है, एमएलए बली नहीं है तो क्या हुआ, 6 महीने में बन जाएंगे। तो समझ में आया, उसके बाद तो कोई सुका ही नहीं है, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया होगा और व्यास जी ने इंतजार किया। अब इंतजार तो ठीक है कर ले, लेकिन बनाना तो किसी न किसी को पड़ेगा। अब बनाए तो किसको बनाए, तब पता किया गया कि व्यास जी के कोई खास आदमी है जो कि पास पास फिरते रहते हैं, तो बना लें। कहने को मारवाड़ी में कहा मट्टी को किन्ने काटो, तो टीकेरी काट दो, टीकाराम पालीवाल ली टीको किन्ने काटोगे, टीको बैठो है, तो टीकाराम पालीवाल के टीका निकाल लिया। मतलब टीकाराम पालीवाल को ही क्या बना लिया, मुख्यमंत्री बना लिया। लो साहब थई जाओ और गादी मार बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि आप एक तो खास हो किसके, व्यास जी के, और व्यास जी उस समय मुख्यमंत्री थे। ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत तो थे उस समय, और उनके दौरान क्या हुए, इलेक्शन हुए और खुद ही हार गए, एक नहीं 2-2 सीटों से। क्या नहीं फजीती हुई तो धापन हुई। एक सीट से हारे होते तो ये भी मान लेते चलो कोई नहीं, राजा साहब के सामने हारे हैं, राजा साहब की तो जीत होनी है, प्रजा में थोड़ी पकड़ उनकी बढ़िया थी। लेकिन एक माधो सिंह, उसके सामने भी मैं हार गया। अब तो क्या होनी है, फजीती होनी है। तो खैर इंतजार किया कोई नहीं, तब तक टीकाराम पालीवाल जी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया मार्च 1952 में। 31 अक्टूबर 1952 तक वो अपने पद पर रहे। और इस बीच अब बैठा तो किससे रहा जाए, मुख्यमंत्री का पद तो यूं के पगो माते कीड़ियों सड़े, मैं कदे जाऊँ पद माते कद बैठूं, ऐसे हालात हो रहे हैं। तो व्यास जी ने क्या किया, व्यास जी ने एक चांदमल मेहता करके किशनगढ़ सीट से कोई जीते थे, उनसे कहा कि साहब आप यदि विश्राम करो तो मैं क्या कर लूँ, यहाँ से वापस से खड़ा हो जाऊँ और उपचुनाव के तहत मैं यहाँ से जीत जाऊँ, तो आगे मैं क्या बन जाऊँ, सीएम बन जाऊँ। चांदमल मेहता ने वो सीट खाली कर दी और हुए उपचुनाव। क्या हुए, उपचुनाव हुए। उपचुनावों में जीत किसकी हो गई, व्यास जी की। अब जैसे ही व्यास जी की जीत हुई, वर्मा जी एंटी हो गए। अब दोस्त भाई अपने साथ रहे तो ठीक है, और मैं तो यूं ही फिरूं बिना किसी सीट के, एमएलए भी नहीं, क्योंकि ये भी तो हार गए थे। हारे हुए तो मतलब खास जोड़ी रहती है, फैल हो रखे दोनों, तो दोनों में बढ़िया जोड़ी है। लेकिन अपना ही दोस्त एक टॉप आ जाए और अपन हो जाए फैल, तो फिर वो दोस्त रहेगा नहीं रहेगा, वो सबसे बड़ा अपना क्या बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। नमस्कार। तो ऐसे